हाय एवरीवन, मैं हूं शिपाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई इन्वॉइसिंग के बारे में। तो अब मैं दोबारा से ई इन्वॉइसिंग क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी उन लोगों पे थी जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, बट अब इसकी एप्लीकेबिलिटी उन लोगों पर भी हो जाएगी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा रही है। किस पीरियड में? जब से जीएसटी आया 2017-18 से लेके अभी तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आप पे ई इन्वॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एप्लीकेबिलिटी की डेट होगी 1 जनवरी 2023, यानी कि जो कमिंग 1 जनवरी है उससे आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा ये। अच्छा, ई इन्वॉइसिंग का मतलब मुझे करना क्या होगा? क्या मुझे कहीं इलेक्ट्रॉनिकली कहीं जाके इन्वॉइस रेज करना है या मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वॉइस बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। इन्वॉइस अपना आप वैसे ही बनाएंगे जैसे कि आप आज तक बनाते आए हो। इन्वॉइस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। हाँ, बट हर इन्वॉइस की एक एंट्री आपको करनी होगी और उस एंट्री के करने के बाद आपका एक AIN नंबर जनरेट होगा। IRN नंबर जो जनरेट होगा वो आपको अपने इन्वॉइस में मेंशन करना होगा, तभी आपका इन्वॉइस कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर मैंने ई इन्वॉइस नहीं बनाया तो क्या होगा? इन्वॉइस नहीं रेज करने के लिए जितनी भी पेनल्टी आप पे लग सकती हैं, जो भी रिपरकशंस उसके हो सकते हैं, वो सारे रिपरकशन आपके इस केस में भी होंगे जहाँ पे आप ई इन्वॉइसिंग नहीं कर रहे होंगे। यानी कि जब तक IRN नंबर नहीं आएगा ई इन्वॉइसिंग का आपके इन्वॉइस के ऊपर, वो एक वैलिड इन्वॉइस नहीं होगा। तो वैलिड इन्वॉइस नहीं होने से क्या होता है आपको पता है, हमारे ऑफेंसेस हैं सेक्शन 122 में, और डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंट पेनल्टी है। तो उन ऑफेंसेस में ये भी एक ऑफेंस है जहाँ पे आप किसी गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करते हो विदाउट इशूइंग एन इन्वॉइस, तो आप वहाँ पे ऑफेंस में फॉल कर जाओगे। आप पे जनरल पेनल्टी भी लग सकती है, उस ऑफेंस के लिए आपकी स्पेसिफिक आपसे रिकवरी हो सकती है। और साथ ही साथ आपने जो इन्वॉइस बिना ई इन्वॉइसिंग के इशू किया, आपके बायर ने उसके बेसिस पे अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है विद इंटरेस्ट, यानी कि वो भी कैंसिल हो सकता है जो ITC उसने ले रखा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ई इन्वॉइसिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको स्पेसिफिकली कवर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो अब ई इन्वॉइसिंग मुझे बनाना किसका है? आपको इन्वॉइसिंग बनाना है अपनी सारी B2B ट्रांजेक्शन्स का, और अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट सेल है तो उसका भी आपको बनाना है। इसके लिए हमारे और कोई इन्वॉइसेस होते हैं। तो अगर हमने रिवर्स चार्ज परचेज़ के लिए कोई इन्वॉइस बनाया है, URD से परचेज़ के लिए कोई इन्वॉइस बनाया है, तो वो परचेज़ का इन्वॉइस है, उसके केस में हमें उसकी ई इन्वॉइसिंग नहीं करनी। तो इन्वॉइस तो हम ही बनाएंगे वो भी, लेकिन उसकी हम ई इन्वॉइसिंग नहीं करेंगे। ऑन द सेम लाइन्स अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं जिसके लिए हम लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, इन्वॉइस इशू नहीं करते, तो उस केस में भी आपको ई इन्वॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों के लिए, साथ ही B2C के लिए, उसके लिए आपको इन्वॉइस नहीं करना। तो ये सारी एग्जेम्पशंस थी ई इन्वॉइसिंग से। कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, बट ऑफ कोर्स वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, उनके टर्नओवर तो मल्टीपल करोड्स में होते हैं। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली उनके लिए कवर कर रही हूँ जिन पे अभी अभी एप्लीकेबिलिटी है, इनकी 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया होगा टर्नओवर, लेकिन 10 करोड़ से कम नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टर्नओवर में मुझे देखना क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिए, टर्नओवर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों तरह की जो टर्नओवर है आपकी, इवन नॉन GST सप्लाईज जो हैं वो सारी ही टर्नओवर आपकी डिफरेंट रिसीव्स जो हमारे, जब आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ, आपको कुछ और भी रिसीव हुआ, तो टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सारी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टर्नओवर में अपनी सेल्स मत देखना, आप फाइनेंशियल्स में जाके सेल्स मत देखना, आपने GST के रिटर्न में जितनी टर्नओवर दिखाई है आप उस पूरी को कंसिडर करना। तो फाइनेंशियल्स में और GST में डिफरेंस हो सकता है, तो हम यहाँ पे GST के हिसाब से जो टर्नओवर है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, या फिर वो टैक्सेबल की हो, या फिर वो एक्सपोर्ट हो, हमें सारी ही चीज़ों को टर्नओवर के अंदर काउंट करना है। सिर्फ RCM परचेज को काउंट नहीं करना। तो परचेज किसी भी हाल में टर्नओवर में काउंट नहीं होगी, भले उसका बिल आपने रेज किया हो, भले उस पर टैक्स भी आपने दिया हो, बट फिर भी वो आपकी परचेज ही है, वो आपकी टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। अच्छा, अब छोटे बिजनेसेस के लिए सवाल ये पैदा होता है कि फंडिंग इतनी होती नहीं है और ऑलरेडी इतने सारे कंप्लायंसेस होते हैं, तो अब कैसे करना है ये? तो इसके लिए मैं आपको एक ईजी सा सॉल्यूशन बताऊंगी। इसके लिए आप एक ऐप यूज़ कर सकते हैं, स्वाइप। तो अब ई इन्वॉइसिंग हमें करनी किस तरीके से है? छोटे बिजनेसेस को लगता है कि इसके लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे? एक तो इतना वर्कलोड बढ़ गया और प्रोसीजर क्या है वो भी डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। हर इन्वॉइस का हो जाए ईज़िली, ये इंश्योर करना है। तो इसके लिए हम लोग स्वाइप यूज़ करेंगे। ये एक बिलिंग क्रिएशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इससे आप ई इन्वॉइसिंग भी बहुत ही ईज़िली कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इससे ई इन्वॉइसिंग कैसे करेंगे। सिंगल क्लिक है, बस एक बार आपको क्लिक करना है तो ई इन्वॉइसिंग आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे अपना नॉर्मल, और लॉगिन में अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। लॉगिन होने के बाद में हमें पहले एक सिंपल इन्वॉइस क्रिएट करना है। तो सिंपल इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट इन्वॉइस पे क्लिक करेंगे
और क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करके जो भी हमारे इनवॉइस की डिटेल्स हैं हम इसमें मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे वेंडर्स के, हमारे कस्टमर्स के। देन कस्टमर्स को आप चूज़ कर लेंगे मास्टर में से, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो आप एंटर कर देंगे। बाकी की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, रेट ऑफ टैक्स उसके अंदर है, अमाउंट है, नरेशन कोई आपको डालनी है तो वो सारी चीज़ें डाल के आप इजीली इससे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें अपने सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हो। देन इनवॉइस में आपका क्रिएट हो गया। एक बार हम उसको चेक करेंगे, क्योंकि ई इनवॉइसिंग होने के बाद अगर कोई गलती हो गई तो वो हमें गवर्नमेंट पोर्टल में ठीक करानी पड़ेगी। तो समझदारी इसी में है कि एक बार उस इनवॉइस की हम लोग जो फॉर्मेट बनी है पूरा उसको खुद चेक कर लेंगे, और बस इस ड्रॉप डाउन में से आपको क्रिएट ई इनवॉइस, बस इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका ई इनवॉइस हो गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा? आपको पता है कि ई इनवॉइस का जो आईआरएन जनरेट होता है वो मुझे इनवॉइस पे भी प्रिंट करना होता है, तभी हमारा इनवॉइस एक कंप्लीट इनवॉइस होता है। तो अब आप दोबारा से जब जाके अपना इनवॉइस व्यू करोगे, व्यू पे क्लिक करके, तो आप देखोगे कि इस पे आईआरएन ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आपका यानी कि इनवॉइसिंग भी होगी और उसका आईआरएन आपके इनवॉइस पे भी आ गया। अब इस इनवॉइस का डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हो, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट इनवॉइस है विद द प्रॉपर ई इनवॉइसिंग, यानी कि जो हमें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था वो यहाँ पे बहुत इजीली पूरी की पूरी जो कंप्लीट फंक्शनिंग है वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप अपने सारे इनवॉइसेस क्रिएट करते हो तो इनवॉइस की जो डिटेल होती है सेल्स की वो हम जीएसटीआर 1 में एंटर करते हैं, तो यहाँ से आपका जीएसटीआर 1 का डेटा भी क्रिएट हो जाता है इजीली। तो जितने जितने इनवॉइसेस आपने इसके थ्रू बनाए हैं उनका डेटा जनरेट करके जीएसटीआर 1 के हिसाब से उसकी जो रिटर्न है वो भी आपके लिए क्रिएट कर देगा। यहाँ से आप उसकी फिलिंग भी कर सकते हैं इजीली, यहाँ से बेस करके डाटा को। तो ये साइट, और जो मैंने कूपन कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में पिन कमेंट में दिया है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 25% का इस पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी इस पर ऑलरेडी प्राइस होगा उससे ज़्यादा आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस पर। तो ये हैंडी है, मतलब आपको इसके लिए कोई बहुत हैवी सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम चाहिए। आप बहुत ही ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र इंटरफेस भी बहुत ईजी है, मतलब उसमें ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, अननेसेसरी बहुत सारे फीचर्स है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इसको करना कैसे है। तो आई होप ये ऐप भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो ई इनवॉइसिंग 1 जनवरी से हम सबको करनी है और डिफ़ॉल्ट नहीं करना। मेरे पास अभी भी इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं ना कि मैडम नहीं याद रहा, नहीं याद रहा, वो समझ नहीं आता, इतना बताने के बाद भी नहीं याद रहता। तो ध्यान रखिए कि जितने भी आपके डिफ़ॉल्ट्स हैं, अब डिपार्टमेंट उस पर क्या एक्शन ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको राइट बहुत सारे एक्शन लेने के हैं। तो फ्यूचर में आपके पास नोटिस आ सकता है, और जब नोटिस आता है आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ एडिशन करना ही है आपका। तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि हमारा कंप्लायंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कभी नोटिस आने की नौबत ही ना आए, क्योंकि आने का मतलब ये है कि खर्चा तो आपका होना ही होना है, फिर फाइनेंशियल बर्डन तो आपको आना ही आना है। आपके फेवर में डिसाइड हो या आपके अगेंस्ट डिसाइड हो, अगेंस्ट डिसाइड होगा तो ज़्यादा बड़ा खर्चा आ जाएगा। आपने लिटिगेशन कॉस्ट भी बियर करनी है, और आपको साथ में जो पे करना पड़ा इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ, वो भी पे करना है। फेवर में आ गया तो भी लिटिगेशन कॉस्ट और टाइम रिसोर्सेज जो आपकी लगी वो तो फिर भी लगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमेशा अपने कंप्लाइंसेस को बिल्कुल अच्छे से करना है। इसी के साथ एक वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।